प्यारे बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे। विज्ञान विषय में आपके 20 इकाई है। इनमें से हम आज आपको 7वां लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। ये है आपकी इकाई नंबर 7। हमारी परीक्षा में राजस्थान बोर्ड के प्रश्न पत्र में विज्ञान विषय में आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से इस लेसन से हमें क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 29। और यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में अथवा में दिया जाता है, यानी इसके 2 भाग दिए जाते हैं। आप चाहे ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करें या नीचे वाला। ये लेसन है कितने अंक का? 5 अंक। इसमें मुख्य 2 भाग हैं। परमाणु सिद्धांत एक अलग टॉपिक है और दूसरा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो पहले हम पढ़ते हैं परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में हमने कक्षा 9 में भी पहले कुछ पढ़ा है, हम 10 में भी पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम कक्षा 11 में भी इससे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो परमाणु है। परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लगातार विभाजित करते रहें, जब उसमें हम विभाजन करना बंद हो जाए, यानी जब हम उसमें और विभाजन न कर पाएँ, लास्ट में बिल्कुल अविभाज्य कण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? परमाणु। इन्हीं के साथ दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। और इनका नाम क्या था? ये एक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस। इन्होंने भी इस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एटम। ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया शब्द है। इसके बाद 18वीं शताब्दी तक आते आते लगातार वैज्ञानिकों के प्रयास से इस परमाणु के बारे में और खोज, रिसर्च हुई और यहाँ पहले वैज्ञानिक आए हमारे पास डाल्टन। तो हम पहले पढ़ेंगे डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक तत्व या सभी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं और उनके रासायनिक गुणधर्म, परमाणु भार सभी एक समान होते हैं। और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में कि अलग अलग तत्वों या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग, इसी तरह इनके परमाणु भार, उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। 5वां पॉइंट है कि कोई भी तत्व या परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनमें जो रासायनिक गुणधर्म है वो आपस में पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये था हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे अब इसमें हम? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन, इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। तो हमारा मॉडल है अब आगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। 1898 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित अवस्था में उपस्थित रहते हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए इन्होंने इसका नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा इसे? प्लम पुडिंग मॉडल, या भारतीय ट्रेडिशन या परिप्रेक्ष्य में ही हम इसे कह सकते हैं तरबूज मॉडल। क्या कह सकते हैं? तरबूज मॉडल। प्लम पुडिंग, इन्होंने कहा कि पुडिंग
पोडिंग भाग है यह होता है परमाणु का धनावेश भाग। क्या होता है बच्चों? परमाणु का धनावेश भाग। और प्लम भाग होता है परमाणु का ऋणावेश भाग। प्लम भाग होता है परमाणु का ऋणावेश भाग। इसी तरह तरबूज है, तरबूज का जो खाने वाला जो लाल भाग है वो क्या होता है बच्चों? धनावेश। और उसमें जो उपस्थित बीज हैं उनकी तुलना किससे की गई? ऋणावेश। तो इसी तरह इस मॉडल का अन्य नाम क्या हो गया? प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। या धनावेश और ऋणावेश से आप क्या समझते हैं कि धनावेश हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 3 सूक्ष्म कण या अवपरमाणु कण भी माने जाते हैं परमाणु में, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक न्यूट्रॉन की कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, किसे ये कंसिडर करता है? ऋणावेश भाग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? नेगेटिव, इसीलिए ये क्या है? ऋणावेश। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, इसीलिए इसे क्या माना गया? धनावेश। और इसी मॉडल के अनुसार धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित अवस्था में परमाणु में पाए जाते हैं, इसीलिए ये विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। तो ये हमारा था पहला मुख्य मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके अन्य नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। तो परीक्षा में ये इन नामों में से भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है नेक्स्ट हमारा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट हमारा क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने अपना मॉडल ये 1911 में प्रस्तुत किया। ये सारे जो हम मॉडल या थ्योरी या सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये परमाणु की संरचना को समझाने के लिए हमें मॉडल का अध्ययन करना है। तो पहले थॉमसन के बारे में हमने पढ़ा। अब ये मॉडल अभी तक पूरी तरह से सही या प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए इसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक सोने की, अब ये सोना हम जानते हैं हमारे जो 118 तत्व हैं उनमें ये 79 नंबर पर इसका परमाणु क्रमांक होता है Au, और हम इसे इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। सोने की एक पतली झिल्ली या हम कह सकते हैं पतली एक पन्नी ली, उस पन्नी पर जिंक सल्फाइड ZnS का लेपन किया हुआ पर्दा लगाया। किसका पर्दा लगाया? ZnS का। ये तो पहला। दूसरा, इन्होंने इस सोने की पतली झिल्ली पर जिंक सल्फाइड का लेपन का पर्दा लगाने के बाद इस पर हीलियम, या हम इसे क्या नाम दिया गया? इसे अल्फा कणों की क्या की गई? बमबारी की गई। अल्फा कणों की बमबारी की गई। और ये अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? हीलियम का नाभिक। क्या होता है बच्चों? ये हीलियम का नाभिक। तो इस प्रयोग में क्या करना है, आप दोबारा सुनिए कि हम एक सोने की पतली झिल्ली लेते हैं जिस पर ZnS जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ पर्दा लगाया जाता है, और फिर इस पर हीलियम या अल्फा कणों की बौछार की जाती है। तो ये जिस तरह से हमने ली एक सोने की पतली झिल्ली, इस पर क्या कर लिया? ZnS का लेपन। क्या किया? ZnS का लेपन। फिर ये प्रयोग है। अब इस पर जब अल्फा कणों की बमबारी की है, प्रेक्षण, हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब हम वो देखते हैं प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में हम क्या देखते हैं कि जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी की गई तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। यानी यहाँ से जब अल्फा कण बहुत सारे आ रहे हैं तो ये सारे अल्फा कण हैं आते यहाँ से अलग अलग कोण पर विक्षेपित हुए बिना ही बाहर सीधे ही निकल गए। कुछ यानी अधिकांश में से, यानी अगर 20,000 कणों की हमने बमबारी की थी तो उसमें से केवल एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होकर वापस लौट आया। अब ये वापस आया, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इसको क्या हुआ था? प्रतिकर्षण।
ये वापस किसके कारण आया बच्चों? प्रतिकर्षण के कारण। प्रतिकर्षण आप समझते हैं, एक तो होता है शब्द आकर्षण। आकर्षण का मतलब जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश आपस में क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि अगर धन भाग धन के सामने आता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और अगर ऋण के पास आता है तो इसमें भी प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण ही ये 180 डिग्री पर ये कण वापस लौट आया। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसका मतलब है कि इस परमाणु की संरचना में ऐसा कोई भाग है, या जिसे हम क्या कहते हैं, धन भाग, वो कहाँ केंद्रित है? इसके केंद्र में केंद्रित है। अभी वापस क्यों आया आप ये सोचेंगे, तो बच्चों ये जो हीलियम है, हीलियम का हम यहाँ क्या लेते हैं? द्विधनावेशित नाभिक लेते हैं। क्या आवेश है इस पर? प्लस। और यहाँ धनावेश पर भी हम कौन सा चार्ज मानते हैं? प्लस। और प्लस जब प्लस से टकराता है तो उसमें क्या होता है बच्चों? प्रबल प्रतिकर्षण। इसी प्रतिकर्षण के कारण ये वापस लौट कर आ जाता है। तो ये हमारे इसमें दो भाग है, प्रयोग और प्रेक्षण। यहाँ प्रश्न कैसे पूछता है बच्चों? कई बार ये केवल प्रयोग के बारे में पूछ लेता है, कई बार कहता है रदरफोर्ड के आप प्रेक्षण बताइए, और कई बार इसके क्या परिणाम या क्या निष्कर्ष। क्योंकि ये हमारा जो 5 अंक का जो ये टॉपिक है उसमें से ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। कभी 3 अंक यहाँ से, कभी 2 अंक यहाँ से, कभी 3 यहाँ से, कभी 2 यहाँ से। तो इस तरह से अब इसमें आगे देखिए, इसका हम क्या देखेंगे आगे? निष्कर्ष, कि इससे क्या निष्कर्ष निकाला। तो ये प्रयोग आपको समझ में आ गया। तो इससे पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इसका जो सारा धनावेश है या जो द्रव्यमान है वो कहाँ रहता है? केवल इसके सेंटर में। कहाँ रहता है? इसके केवल सेंटर में। तो ये इस तरह से हम परमाणु की संरचना ये बनाते हैं कि सारा धनावेश कहाँ रहता है? इसके नाभिक में या सेंटर में रहता है, और अधिकांश भाग परमाणु का क्या होता है? रिक्त। और इन रिक्त भागों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्ताकार गति में घूमते रहते हैं। और जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। क्या कहते हैं बच्चों? कक्षा या ऑर्बिट। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। इसमें भी बच्चों जितना धनावेश भाग है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश। ये भी स्थिर विद्युत की दृष्टि से पूरी तरह से क्या होता है? उदासीन ही माना जाता है। तो यहाँ क्या है? जितना भाग धनावेश है उतना ही इसमें क्या होता है? ऋणावेश। तो ये हमारा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप एक बार और सुन लिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। प्रयोग हमने क्या किया, उसके बाद क्या उसमें हमने प्रेक्षण देखा है, और तीसरा क्या उससे परिणाम निकले। अगर आपसे केवल प्रयोग पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य पॉइंट इस प्रकार हैं। पहला कि हम इसमें सबसे पहले सोने की एक पतली झिल्ली, इसका आकार भी अगर आप मोटाई भी लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? 100 नैनोमीटर लिखेंगे। सोने की पतली झिल्ली, उसकी कितनी इकाई ली हमने? 100 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर बहुत ही छोटी इकाई है। जैसे हम दूरी में किलोमीटर मीटर इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार ये बहुत ही छोटी इकाई, इसे हम क्या कहते हैं? एनएम यानी नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर की एक सोने की पतली झिल्ली ली, जिस पर ZnS जिंक सल्फाइड का लेपन या पर्दा लगाया। पर्दा लगाने के बाद इस पर हम क्या करते हैं? अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। जब अल्फा कण ZnS लेपित पर्दे पर टकराते हैं तो उनमें एक फ्लैश उत्पन्न होती है या स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। और ये अल्फा कण क्या है? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ये हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक होता है। ये तो हो गया हमारा प्रयोग। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या प्रेक्षण देखा? प्रेक्षण में हम देखते हैं कि इसमें अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ कण जो अधिकांश में से केवल एक कण आप माने कि 180 डिग्री पर टकराकर वापस लौट आता है। तो ये कैसे लौट आता है ये कारण भी आपको मैंने बता दिया। कैसे लौट आया ये कि यहाँ ये भी धनावेशित है और यहाँ मध्य भाग में भी कुछ धनावेश है। धनावेश में आपस में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण ये लौट कर वापस आ जाता है। और इसके बाद निष्कर्ष क्या देखेंगे हम? निष्कर्ष में ये बताएंगे कि इससे हम समझते हैं, ये प्रयोग प्रेक्षण से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है।
परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। सारा जो द्रव्यमान या धनावेश है वो उसमें एक सेंटर पॉइंट या केंद्र में ही केंद्रित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा। और इसमें भी थॉमसन के मॉडल की तरह ही धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित रहते हैं, इसीलिए यह भी विद्युतीय रूप से उदासीन माना जाता है। अब क्या है, इन जो दो मॉडल हमने पढ़े हैं, इन दोनों की ही हम देखते हैं कमी क्या रह गई थी। तो पहले थॉमसन की मैंने आपको इसीलिए नहीं बताई कि रदरफोर्ड का मॉडल आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया क्या था। तो थॉमसन की कमी क्या थी कि जब थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल की हमें रदरफोर्ड के मॉडल में कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो थॉमसन के मॉडल की क्या कमी थी, अभी रदरफोर्ड हमने समझ लिया तो अब आपको समझ आएगा कि इसकी क्या कमी थी। कि जो हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा है उस मॉडल में थॉमसन के मॉडल का कोई भी सहयोग हमें नहीं मिला, यही क्या थी, इसकी कमी थी। तो हो गया थॉमसन की। अब दूसरी हम किसकी देखते हैं, रदरफोर्ड की। किसकी कमी देखते हैं, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां, इनकी क्या कमी थी कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हम परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, हम आगे देखते हैं जो परमाणु होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी आगे आप 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो जो परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी इनकी कमी क्या थी, इन्होंने कह दिया कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये क्या है, वृत्ताकार कोश है और इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, लगातार चक्कर लगाते हैं या घूमते रहते हैं। यानी इनके मॉडल की तुलना की गई थी सौर मॉडल से। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जब इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूमते रहते हैं तो अंत में इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थी बच्चों इनकी रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां और यहाँ थी थॉमसन मॉडल की एक कमी। तो अगर आपसे कमी मेंशन करके पूछा जाए तो आपको बताना है और आप ये पूरे ध्यान से दोनों मॉडल एक साथ इनको स्टडी करना। आगे हम तीसरा मॉडल बोर का परमाणु मॉडल। यह मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल की कुछ परिकल्पनाएं या पॉइंट्स हैं। इसमें बताया गया कि किसी भी परमाणु की संरचना, जैसे आप सबसे पहले इसमें यही देखिए, ये हम एक संरचना बना रहे हैं जो नील्स मॉडल के अनुसार बनाएगी। इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित रहता है। क्या बताया इन्होंने कि परमाणु की संरचना के किसी भी परमाणु के केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, नाभिक, और इसके चारों ओर पाए जाते हैं वृत्ताकार कोश। वृत्ताकार कोश हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, ऊर्जा स्तर या कोश, या हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। तो पहला पॉइंट क्या था, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है बच्चों, नाभिक। इसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा एवं त्रिज्या के, निश्चित ऊर्जा एवं त्रिज्या के वृत्ताकार कोश पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स या कोश। और इनके नाम क्या है, पहला कोश है के, दूसरा क्या है एल, तीसरा क्या है एम, फिर क्या है एन, इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। तो इनका क्या नाम दिया गया है, कोश, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स। इनके लिए बच्चों ये क्वांटम थ्योरी के बेस पर ये सिद्धांत समझाया गया। तो इसमें क्वांटम थ्योरी के अनुसार n एक क्वांटम संख्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर को ये डिनोट करता है। तो यहाँ k के लिए बच्चों n का मान क्या होता है 1, l के लिए क्या होता है बच्चों 2, m के लिए क्या होता है 3 और n के लिए क्या होता है 4। तो ये है, आप ध्यान रखेंगे कि k पहला कोश n बराबर 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए क्या होता है बच्चों 4।
अब इसमें आप ये देखते हैं, ये कोश बताए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, तो ये सूत्र क्या है बच्चों, 2n²। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है, आप यहाँ देखिए 2n²। तो अब हम यहाँ देखते हैं पहले कोश या के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, 2 × 1 पावर स्क्वायर, तो ये क्या बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितने आ सकते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कोश में कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो रदरफोर्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझाने की जो कमी थी वो तो यहीं दूर हो गई कि पहले कोश में इन्होंने बता दिया कितने आएंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे कोश में कितने आएंगे, 8। तीसरे कोश में कितने आएंगे, 18। और चौथे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32। ये है n। उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, नाभिक से जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, यानी कोश की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे नाभिक से n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। इसके बाद है कि एक ये जो अब पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, ये आगे वैसे डिटेल में आपके 11वीं क्लास में आएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कोश में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब ये आप देख रहे हैं ये कोश हैं, इन कोश में जब घूमता है या चक्कर लगाता है तो इसके घूमने के कारण यहाँ क्या उत्पन्न होता है बच्चों, कोणीय संवेग। क्या उत्पन्न होता है, कोणीय संवेग। और ये कोणीय संवेग होता है mvr। और कोणीय संवेग है ये किसके बराबर होता है, h/2π। और यहाँ इसके साथ क्या होता है, ये n। ये n क्या है, यही मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है, ये यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये आपको ध्यान से याद रखने वाला पॉइंट है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे। कोणीय संवेग mvr किसके बराबर होता है, nh/2π। और ये n क्या होता है, यहाँ पूर्णांक होती है। कैसी संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे संवेग आपने पढ़ा था अभी 9th क्लास में, संवेग क्या होता है बच्चों, p बराबर हम क्या दर्शाते हैं इसे, mv। यानी कोई भी पार्टिकल है जिसका m मास और v अगर वेलोसिटी है, तो इससे जो टर्म डिनोट होती है वो कौन सी है, संवेग mv। इसी प्रकार कोणीय संवेग है, इसे l से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, mvr। यानी अगर r रेडियस, यानी नाभिक से देखें तो ये r रेडियस, ये इसकी r रेडियस, ये r रेडियस, ये इसकी r रेडियस और ये r, ये सभी की क्या है, r। तो यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेलोसिटी v और r रेडियस। h होता है बच्चों यहाँ प्लांक स्थिरांक। क्या होता है ये, प्लांक स्थिरांक। यह एक स्थिरांक वैल्यू है जो प्लांक समीकरण से आई है और इसकी फिक्स होती है वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और 2 और पाई आप जानते हैं। तो ये इस प्रकार ये आपका पॉइंट हो गया। किसी भी परमाणु की संरचना में नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज या पूर्णांक होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। आगे नेक्स्ट चौथा या 5वां पॉइंट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, घूमते समय अगर इसे बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त होती है, बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर, जैसे यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर ऊर्जा मिली तो ये ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च कोश में जाता है। अगर यहाँ से ये ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित, तो ये वापस निम्न ऊर्जा स्तरों में लौट आता है। इस प्रकार ऊर्जा का अवशोषण होने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है। तो ये है हमारा नील्स बोर का मॉडल। एक बार फिर से देखिए, बोर ने 1913 में ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए और क्वांटम
थ्योरी के कुछ पॉइंट्स इन्होंने अपने साथ रखे थे। उसमें पहला पॉइंट हम क्या कहते हैं कि इन्होंने बताया कि परमाणु, किसी भी परमाणु की संरचना में केंद्र में क्या पाया जाता है बच्चों? नाभिक। और इसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या के वृत्ताकार कोश पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कोश या एनर्जी लेवल्स। इनका नाम क्या है? जैसे बताया, पहला कोश है के, इसके लिए n मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? 1। दूसरा है L, n = 2, M 3, N 4। ये हमेशा क्या होती है? वैल्यू हमेशा पूर्णांक में। इसी से हमारी नेक्स्ट पॉइंट या परिकल्पना क्या बनती है कि किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr किसके बराबर होता है? h/2π का पूर्णांक, यानी n क्या होती है यहाँ? पूर्ण संख्या या पूर्णांक। और पांचवा पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, और जब ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन, तो ये निम्न ऊर्जा स्तरों में वापस लौट आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तरों में जाने और आने के कारण ही बहुत सी जो परमाणु तत्व या धातुएं हैं उनमें अलग अलग कलर शो होते हैं। अगर ये दृश्य रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में अगर इनका उत्सर्जन और अवशोषण हो रहा है तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो आपके अब 3 मॉडल कंप्लीट हो गए हैं। नील्स बोर की कमी और देख लेते हैं। इन्होंने केवल जो ये नील्स बोर का मॉडल है, ये केवल एक परमाणु संरचना या एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु को तो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की संरचना के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन्होंने हाइड्रोजन को रेखीय स्पेक्ट्रम घोषित किया था, लेकिन जब बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो हाइड्रोजन का रेखिक स्पेक्ट्रम की बजाय उसकी जो रेखाएं हैं वो बहुत ही विभाजित रहती है। उस बारे में ये नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये आज का हमारा परमाणु सिद्धांत का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आपको फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि आप कैसे इसे याद करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे महर्षि कनाद ने क्या बताया, फिर आप देखेंगे डेमोक्रिटस ल्यूसिफस के बारे में। उसके बाद डाल्टन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, शुरुआत वहीं से होती है, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो आपको मैंने बता दिए थे। उसके बाद थॉमसन का मॉडल आया, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, बताया। उसके बाद आया था रदरफोर्ड का मॉडल, वो भी आपको याद आ रहा होगा। उसमें प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष 3 बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 उसकी क्या थी? कमियां। और चौथा है हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, 1913 में प्रस्तुत किया था, और ये इसके कुछ मुख्य 5 पॉइंट है। तो आप ये इन्हें कमियां भी इसकी पढ़ लें, क्योंकि कई बार क्या है, ये ऐसे इस तरह से प्रश्न पूछता है कि नील्स बोर परमाणु मॉडल के 2 परिकल्पनाएं और 1 कमी, और ये जब 3 बातें पूछे तो ये तीनों बातें 3 अंक की पूछता है। आपकी परीक्षा में जो भी एक बात अगर पूछी है तो उसका 1 अंक दिया जाता है। तो ये इस तरह से बातें पूछी जाती है कि 2, कोई भी 5 में से कोई भी 2 परिकल्पनाएं आप लिखें और 1 आप उसका कमी लिखें। अंत में बच्चों, परमाणु सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देती हूँ कि परमाणु सिद्धांत से हमने परमाणु संरचना का अध्ययन किया। तो परमाणु संरचना का जो अध्ययन किया है, इसमें परमाणु का आकार, किसका? परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार होता है, व्यास या आकार 10⁻⁻15 मीटर। तो ये अंत में एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसे भी ध्यान रखें। अगर आपसे बहुत ही छोटी बात कभी पूछी जाए कि परमाणु का आकार, तो आप क्या बताएंगे? व्यास या आकार, तो क्या बताएंगे? 10⁻⁻10 मीटर होता है, और नाभिक का 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 1 के बटे में यहाँ 10 जीरो लगाकर भाग दें तो जितनी वैल्यू आएगी वो किसका आकार है? परमाणु का। और अगर 1 के बटे में 15 जीरो लगाकर अगर आप भाग देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो किसका आकार होता है? नाभिक का। तो ये आप भी ध्यान रखें कि परमाणु का आयतन या आकार पूछे 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक के बारे में पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर। जो आपके सामने परमाणु सिद्धांत टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 4 मॉडल बता दिए, और ये अंत में बात बताइए, इसे आप नोट लगाकर याद रखें, और आपको ये हमेशा अपने पास, यानी नोट लगाकर इसे लिखें। ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन आप इसमें ये गलती करेंगे कि नाभिक का -15 है या परमाणु का -10 है। तो आप ध्यान रखें कि -10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू
इस वैल्यू से क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसीलिए ये क्या है, नाभिक का आकार, और ये क्या है, परमाणु का आकार। ठीक, थैंक यू बच्चों।